वॉइस चेक करिए, वॉइस चेक करिए। नाउ लाइव। तो हाँ जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? इससे पहले हमने क्या कर लिया? इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देख लिया था कुछ मीनिंग और टर्म्स। जैसे कि हमने क्या क्या देखा था, अगर मैं पॉइंट बताऊं तो पॉइंट नंबर 1 हमने असेसमेंट ईयर देख लिया, पॉइंट नंबर 2 हमने प्रीवियस ईयर देख लिया, पॉइंट नंबर 3 हमने यहाँ पे पर्सन देख लिया था। हमने इन 3 बातों को लास्ट क्लास में समझ लिया था। अब सेकंड क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन इनकम। इनकम टैक्स में कैसे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम इनकम को देखेंगे पहले किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें से क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखिए, हमें इनकम कैसे कैलकुलेट करना होता है। एक फॉर्मेट है काइंड ऑफ। इसके बाद हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले मान लेते हैं कि आप इनकम जो निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे। हो सकता है मिस्टर राम के लिए निकालो, मोहन के लिए निकालो, सोहन के लिए निकालो। तो कैलकुलेशन को हम कंप्यूटेशन बोलेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे हम कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ, अब जो भी हो मिस्टर एक्स मान लिया मैंने, और नीचे ये भी लिखना है फॉर दी AY मतलब असेसमेंट ईयर, और यहाँ असेसमेंट ईयर लिखना है। ये तो ऊपर की हेडिंग हो गई। अगर आप सैलरी निकाल रहे हो, अभी मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 हेड है, उस हेड को लिखेंगे। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, अगर कोई जॉब करता है तो सैलरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी लिखना आप, इनकम अंडर द हेड सैलरी। फिर लिखना आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं HP। उसके बाद इनकम अंडर द हेड बिजनेस, बिजनेस को मैं प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है, PGB और P, ठीक है। प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप नोट करिएगा तो इसको पूरा नोट करिएगा, ठीक है। तो एक इनकम हो गया, ये 2 इनकम हो गया, 3। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो एक यही व्यक्ति है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जॉब कर रहा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है जॉब के बाद अपनी दुकान बिजनेस कर रहा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है इसके 4-5 मकान है, इसके काफ़ी सारे हाउस है जहाँ से किराए का पैसा आएगा। तीनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है। साथ के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा कि अपना कोई घर बेच दे। तो जब घर बेचेगा तो वहाँ पे होगा इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। उसके बाद ये भी
पॉसिबिलिटी क्या, ये तो होता ही है कि इंटरेस्ट वगैरह का इसका इनकम जनरेट हो। तो ये आएगा नंबर 5, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। इन सभी को हम जोड़ लेंगे एक एक करके, और हमारे सिलेबस में हो भी सकता है कि टोटल इनकम निकालो। अगर टोटल इनकम निकाले तो ये, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अगर आता है सिर्फ सैलरी निकालने को, तो आप जो ऊपर टॉप पे लिखेंगे कंप्यूटेशन टैक्सेबल नहीं, कंप्यूटेशन टैक्सेबल सैलरी लिख देना है आपने। अगर हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी लिख देना है। अगर आपसे कुछ नहीं बोला हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कंप्यूटेशन टोटल टैक्सेबल इनकम भी लिख सकते हो, या टैक्सेबल इनकम भी चलेगा। इन सभी को जोड़ा जाएगा ना तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने तो इनकम सारा निकाल लिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से हम कुछ चीज़ें चलो माफ़ कर देते हैं। अगर कुछ एक्टिविटी करोगे तो उसको हम बोलते हैं डिडक्शन, जो चैप्टर 6 में गिवन है। डिडक्शन चैप्टर 6 कंपनी एक्ट के अंदर कुछ हमारे शेड्यूल भी हैं, कुछ हमारे चैप्टर्स भी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिडक्शन, और ये 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन होता है। कैसे कैसे होता है हम जब पढ़ेंगे तब, अभी तो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ना आपको। ये निकलेगा, इसके बाद फिर आपका ये निकलेगा टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल लिया जाएगा। अब इस वाली इनकम के ऊपर हमारा टैक्स निकाला जाएगा। टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स कैसे नहीं निकालेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। टैक्स के अंदर मैं पहले आपको ये चीज़ें समझा दूं, और टैक्स किस तरीके से निकाला जाएगा या तो हम अभी देख लेंगे, या तो मुझे सूटेबल लगा तो मैं रेजिडेंशियल स्टेटस के कहीं भी बीच में एक बार करा दूंगा। क्योंकि मेनली फोकस होना चाहिए कि भाई पहले आप वो इनकम तो निकालना सीखिए कि किसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसी के बाद तो आप टैक्स रेट लगाएंगे। मैंने बोला 10% रेट है सपोज, तो 10% आप किस पे लगाओगे बताइए। अगर मैं 10% का रेट देता हूं तो 10% आप किस पे लगाइएगा, जवाब दीजिए। अगर मैंने 10% का रेट दिया है तो 10% आप कौन से इनकम पे लगाइएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम पे 10% निकालिएगा, या सैलरी पे, या एचपी पे, बताइए। कमेंट में जवाब दें आप। ठीक है, तो हम किस पे निकालेंगे, जवाब आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम पे निकालेंगे। तो ये था हमारा कंप्यूटेशन। अब इसको भी राउंड ऑफ किया जाता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल, अभी हमें बेसिक चीज़ें सीखना है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, पहले फटाफट से इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि हम टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, और उसी के ऊपर हमें टैक्स भी देना है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड में हमने देखा इसको। इसके बाद का क्या सिनेरियो, रेट वगैरह हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए कि मान लेते हैं एक मिस्टर राम है, ठीक है, और एक है मिस्टर, सपोज करते हैं जॉन। मिस्टर राम जो है वो इंडिया का है, इंडिया में ही पैदा हुआ, इंडिया में ही बॉर्न हुआ मिस्टर राम। और जॉन जो है वो यूएसए का सिटीजन है, यूएसए का सिटीजन है। क्या मिस्टर जॉन जॉब नहीं कर रहा होगा, तो जवाब है सर ये भी जॉब कर रहा होगा। क्या मिस्टर जॉन जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता, जैसे इंडिया में कर सकते हैं वैसे वहाँ पे भी रहता है सारा सिनेरियो। तो अब मान लेते हैं कि मिस्टर जो जॉन है उसकी भी टोटल इनकम इसी तरीके से निकाली जाती है,
और एक मिस्टर राम है, उसकी भी टोटल इनकम इसी तरीके से निकाली जा रही है। ठीक है, ये यूएस से रहता है, ये इंडिया रहता है, तो हम टैक्स किससे लेंगे? क्या मैं मिस्टर जॉन से भी टैक्स ले लूँगा? मान लो ये इंडिया के अंदर 10 दिन के लिए आ जाता है, 10 डेज के लिए, और ये थोड़ी सी डिटेल अपनी सरकार को बता देता है कि मेरी ऐसी ऐसी इनकम है, तो इंडियन गवर्नमेंट पकड़ ले उसे, तू बहुत पैसा कमाता है, तू मुझे टैक्स दे दे। अब हो सकता है राम से क्या टैक्स ले सकते हैं? तो जवाब है सर हम इससे तो टैक्स ले सकते हैं, लेकिन इससे टैक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी तो भारत में लेना चाहिए ना आपने। तो जवाब है सर नहीं ले सकते। यानी मान लेते हैं, अब दूसरा सिनेरियो देखो, मान लो मिस्टर राम जो है अगर मैं बताऊं तो वो यूएस से ही रहता है, इंडिया आता ही नहीं, और मिस्टर जॉन जो है वो इंडिया में ही रहता है, यूएस से जाता ही नहीं। ऑल्दो इसका सिटीजनशिप जो है वो यूएस से का है और इसका सिटीजनशिप इंडिया का है। राम जो है वो यूएस से ही रहता है, भारत आता ही नहीं। क्या इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी इससे कि भाई तुम टैक्स लाओ? भाई वो वहाँ रह रहा है, वहाँ कमा रहा है, वहाँ खा रहा है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट राम से बोल सकता है यूएस से जाके कि आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा भारत में? तो जवाब है सर लॉजिकली कहीं से भी नहीं लगता कि नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं जॉन की। जॉन परमानेंटली इंडिया में रहता है, तो भाई उससे टैक्स लिया जा सकता है, उससे टैक्स लिया जा सकता है। मैं समझा नहीं, सिंपल सी मैं बात आपको बताऊं कि आप सिटीजनशिप अगर आपकी इंडियन है, आप रहते इंडिया से बाहर है, तो हम आपसे टैक्स नहीं ले सकते। बट आपका सिटीजनशिप आपका यूएसए का है और आप रहते इंडिया में हो, तो आपसे टैक्स लिया जा सकता है। इसका मतलब टैक्स जो है वो सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता। तो सर किस पे डिपेंड करता है टैक्स? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। रेजिडेंशियल का मतलब वो कहाँ रह रहा है। अगर भारत में रह रहे हो काफ़ी लंबे समय से, तब तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो जो हमारा टैक्स डिपेंड करता है किस पे करता है? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है ना, हम ये समझेंगे कि कब किसको क्या स्टेटस दिया जाए। स्टेटस का मतलब कब हम बोले आपको कि आप इंडियन हो और कब हम आपको बोले कि आप फॉरेनर हो। कब हम आपको बोले कि आप इंडिया में टैक्स दोगे और कब हम आपको बोले कि आप टैक्स नहीं दोगे। तो इन बातों को सीखना है हमें अगले कॉन्सेप्ट के अंदर, और अगले कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी की तो सारी टैक्स कैलकुलेट करोगे कंप्यूटेशन, जो कि इंडिया में टैक्स देने लायक है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। लड़ाई किस बात की है कि भाई तुम्हें टैक्स देना है या नहीं देना, उसी को तो आपको सीखना है। और कहां पे देने की बात कर रहे हो आप? इंडिया के अंदर। फॉरेन में तुम्हें टैक्स देना ही नहीं देना, हमें क्या मतलब। हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें इंडिया के अंदर टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि इंडिया का मतलब क्या है। जैसे मान लो सिंपल सी अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि इंडिया का एक मैप है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो जैसे भी बना भाई इसे इंडिया ही मान लेते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा एरिया, ये सारा हमारा इंडिया के अंदर का एरिया है। जब आप यहां रहोगे तो कोई दो राय ही नहीं बनती कि आपसे टैक्स ना ले। हम आपसे टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे टैक्स लेंगे। लेकिन दूसरे तरफ हम बात करें इंडिया के इस साइड के एरिया में और इंडिया के इस साइड के एरिया में, ये समुद्री है पूरा पूरा जो है वो समंदर का एक तरीके से पूरा जल, मतलब के वाटर एरिया है सारा का सारा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर किसी का ना एक टेरिटरी वाटर टेरिटरी होता है,
जिसके अंदर कि उसका एक सीमा है कि उसके बाद हमारे इंडिया का नहीं माने जाओगे। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो है ना वाटर जो है ये समंदर है, इसका यहाँ पे वेव्स है, तो यहाँ से गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम अगर यहाँ पे पैसे वैसे कमाओगे तब तो हम तुमसे टैक्स लेंगे ही, और आप ये मत समझना कि इंडिया यहाँ ख़त्म है और हम यहाँ पे बैठ के, मान लेते हैं सपोज करो हम यहाँ पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑयल फील्ड हो सकता है, मान लो यहाँ पे शिप है, शिप में बैठ के हमने कैसीनो खोला हुआ है, वहाँ से बिजनेस कमा रहे हैं, तो हम भारत को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका हिस्सा नहीं है। तो कितने एरिए तक? 12 नॉटिकल माइल। सर ये 12 नॉटिकल माइल क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल का मतलब होता है कि क्योंकि जैसे हम रोड को, जो सपाट जमीन है उसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, वो करते हैं हम किलोमीटर के अंदर। तो वेव्स जो है वो सपाट नहीं हो सकता कभी भी, तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं नॉटिकल माइल में, और एक नॉटिकल माइल में, 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है मेजरमेंट के हिसाब से। तो यानी आप इधर से भी 12 नॉटिकल माइल, यानी भारत जहाँ से ख़त्म होता है उसके उस साइड भी 12 नॉटिकल माइल, दूसरे साइड भी 12 नॉटिकल माइल, वहाँ तक भी अगर आपने कोई बिजनेस, कोई व्यापार या कोई भी पैसा कमाया है तो हम मान लेंगे कि आप कहाँ कमा रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर पैसा कमा रहे हो। स्टेटस तो अभी हम देखेंगे, पहले तो मैंने बताया कि भाई तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस कब 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 आप इंडिया में माने जाओगे, तो यहाँ कर लो यहाँ। साथ के साथ आप जब इंडिया के ऊपर से जा रहे होते हो बाय एयर, तो उस टाइम पे भी आप माने जाते हो कि आप इंडिया में ही हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे भी इंडिया में माना जाएगा। आपको ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, ऊपर एयरप्लेन से जा रहे हैं तो वहाँ पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि सपोज करो कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है और वो फ्लाइट में है और वो जाना है यूएसए। यूएसए के बीच में बहुत सारी कंट्री होगी, और मान लेते हैं कि यूएसए जब गई, बीच में एक कंट्री आया, कंट्री मान लेते हैं सपोज करो कि हमारा जो है वहाँ पे कनाडा आ रहा है। अगर कनाडा आ रहा है और उस लेडी ने बच्चे को बॉर्न वहाँ कनाडा में, अगर कनाडा के ऊपर जाते हुए वहाँ बॉर्न किया, तो उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। कहाँ का? कनाडा का। माना जाएगा कि वो कहाँ बॉर्न हुआ है, कनाडा के अंदर बॉर्न हुआ है, और जब वहाँ बॉर्न होगा तो उसकी वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप फ्लाइंग ऊपर से जा रहे हो या समुद्री मार्ग से जा रहे हो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो सर ये सारी बातें हमें क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप इनकम कमाओगे ना, यहाँ ऊपर कहीं भी इनकम कमा सकते हो। तो ये छोटी सी बात है, बस ये 12 नॉटिकल माइल आप याद रखना, ये आपका ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो सर अब हमें भारत का मतलब एक्चुअल पता चल गया कि हम भारत के लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे इंडिया के लिए। अगर आपको इंडिया का पॉइंट पता चल गया क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो अब मैं स्टेटस की मैं बात करता हूँ। अब स्टेटस किसका निकालेंगे? किसी ना किसी व्यक्ति का निकालेंगे। तो हमारे पास कितने तरीके का व्यक्ति है? अगर आप ध्यान से सोचो तो हमारे पास 7 तरीके का व्यक्ति है जिसको हमने देखा था। पर्सन हमने सेक्शन 232 सबसेक्शन 32 के अंदर देखा था 7। कौन कौन होता है? होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, ये तो एक ही था। इसके बाद हमारा लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पर्सन है। इन सभी का स्टेटस निकालने का कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल अलग है। इस बात को हमें समझना है। हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है इसके बारे में। इंडिविजुअल मतलब हम और आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल हूं। नॉर्मल एक पर्सन, उसे इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा जाएगा। इंडिविजुअल को कब मानेंगे कि आपको भारत के अंदर टैक्स देना पड़ेगा? तो उसके लिए सरकार ने बोला भाई आप पैदा अगर कहीं भी होते हो, आप बॉर्न कहीं भी होते हो, उससे तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला था ना राम परमानेंटली यूएसए में रह रहा है तो वो भारत में टैक्स देगा ही नहीं। तो इसका मतलब उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिटरमाइन होगा। क्यों? अगर रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिटरमाइन होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंस है या नहीं है।
उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन और कुछ अपना मापदंड अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। सबसे पहले बनाया हुआ है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन सर ये क्या होता है अभी देखते हैं। और इसके साथ साथ बनाया हुआ है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तो हमारे दो कंडीशन हो गए। एक हो गया हमारा बेसिक कंडीशन और एक हो गया एडिशनल कंडीशन। किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? इंडिविजुअल के लिए। तो बेसिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे गवर्नमेंट ने दो रूल और बनाए हैं बेसिक कंडीशन में। गवर्नमेंट का कहना है कि बेसिक कंडीशन नंबर 1, मैं इसको बेसिक कंडीशन को BC लिख देता हूं 1, और बेसिक कंडीशन नंबर 2, दो कंडीशन बनाए हैं। क्या है? कहना है सिंपल से लैंग्वेज में कि अगर आप 182 डेज, कोई भी हो, चाहे आपका जॉन हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट बिल गेट्स भी अगर होता है, अगर 182 डेज या कोई भी बिजनेसमैन, इंडियन फॉरेनर से मतलब नहीं है, अगर आप जिस साल टैक्स निकाल रहे हो, यानी करंट ईयर मैं बोल देता हूं एक तरीके से, जिस साल टैक्स निकालोगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं करंट ईयर या प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में अगर 182 डेज इंडिया में स्टे करोगे, स्टे इन इंडिया, 182 डेज स्टे इन इंडिया, अगर 182 दिन आप इंडिया में रहते हो तो हम मान लेंगे आप रेजिडेंट हो। हम मान लेंगे आप रेजिडेंट हो, हम आपसे टैक्स की वसूली करेंगे। आपने कमाया कहीं भी है मतलब नहीं, आप बहुत टाइम से इंडिया में रह रहे हो, 6 महीने से ऊपर हो गए, लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ ही हो गए, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपसे पैसे लेंगे। चाहे आप बिल गेट्स हो, चाहे आप इलन मास्क हो, हमें मतलब नहीं है, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। कौन सी कमाई पे? चाहे बाहर कमाया हो, चाहे भारत में कमाया हो। तो पहला कंडीशन ये है 182 डेज। अब होता ऐसा है, गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिले उसमें बेनिफिट है, तो बहुत लोग ऐसे कर सकते हैं कि 182 डेज ना रह के 181 डेज रह के फिर चले जाए बाहर। तो गवर्नमेंट ने दो बेसिक कंडीशन बनाए, बोला भाई तुम अगर इससे बच गए ना चालाकी से, तो हम आपके ऊपर एक और फिर टेस्टिंग करेंगे। दूसरा टेस्टिंग क्या कहता है? देखिए, दूसरा टेस्टिंग कहता है कि आपका करंट ईयर में 60 डेज अगर आप भारत में रहे, एंड लास्ट 4 ईयर, इसको वैसे तो प्रीसीडिंग ईयर कहेंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं क्योंकि आपको मेन समझना है, और बाकी सारी चीजें टेक्निकल वर्ड्स जो है ना वो मैंने 10 ईयर में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो लास्ट 4 ईयर 365 डेज, यानी दोनों कंडीशन आपका साइमल्टेनियसली कंप्लीट होना जरूरी है। यानी अगर आप सरकार के शिकंजे से, सरकार से अगर ये कंडीशन 182 दिन से बच गए, तो सरकार आपके ऊपर दूसरा चेक करेगा। दूसरा क्या चेक करेगा? वो देखेगा कि आप 60 डेज भारत में, और साथ के साथ अगर पिछले 4 सालों में आप 365 दिन आए, तो अगेन हम आपको बोलेंगे आप रेजिडेंट हो गए और आपसे हम टैक्स ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इंडिविजुअल, ये लो मैं इंडिविजुअल भी बना देता हूं, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल बन गया, ये लो। कोई भी इंडिविजुअल कब इंडिया में टैक्स देगा? जब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट इन इंडिया रहेगा। रेजिडेंट इन इंडिया कैसे पता चलेगा? जब हम देखें बेसिक कंडीशन 1, 182 डेज आप इंडिया में हो, तब हो जाएगा। अगर इससे बच गए तो हम आपके ऊपर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, और अगर इससे भी बच गए तब हम आपको दे देंगे नॉन रेजिडेंस, यानी आपको जरूरत ही नहीं है भारत में टैक्स देने की, आप हो ही नहीं इंडिया के, रेजिडेंट हो ही नहीं इंडिया के। तो यानी अगर बेसिक कंडीशन आप कंप्लीट करते हो तो आप माने जाओगे रेजिडेंट, अगर बेसिक कंडीशन कंप्लीट नहीं करते हो तो आप माने जाओगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। रेजिडेंट के लिए मैं आर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए NR वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे।
लेकिन साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमें रिमेंबर करना है। पॉइंट्स की बात करते हैं। कुल 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको ये मतलब नहीं है कि एक बेसिक कंडीशन सेकंड क्या है, यानी आप सिर्फ इसी को चेक कर सकते हो, ये चेक नहीं करोगे। कुछ 3 कंडीशन हैं। कौन कौन से 3 कंडीशन है? कहा गया कि नंबर 1, आप अगर इंडियन ओरिजिन हो, अगर इंडियन ओरिजिन हो तो आपको सिर्फ 182 डेज कंप्लीट होगा। सर इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी 1947 से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, वो भारत ही था, तो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो उस टाइम पे आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो माना जाएगा कि आप इंडियन ओरिजिन हो। सर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि गूगल का सीईओ जो है हमारा सुंदर पिचाई, रहता तो यूएसए में ही है, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा या दादा दादी जो भी थे वो इंडिया में ही थे शुरू से, तो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न भी हुए थे। तो हम मान लेंगे आप क्या हो? आप हो इंडियन ओरिजिन। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इंडियन ओरिजिन के केस में आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला अप्लाई होगा, सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई ही नहीं करेंगे हम सिर्फ क्या देखेंगे? 182 डेज। अगर सुंदर पिचाई मान लो इंडिया में 181 डेज के लिए आता है तो मान लेंगे भाई आप इंडिया में टैक्स नहीं दोगे, आप जा सकते हो बाहर। लेकिन अगर सेम अगर कोई और आता है, सपोज करो कोई आता है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग आता है फॉर एग्जांपल, रिकी पॉन्टिंग अगर इंडिया के अंदर आता है तो वो तो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, तो अगर वो 181 दिन रहता है तो हम उससे बोलेंगे भाई रुक जा, अभी रुक जा, 181 दिन नहीं, तूने ये पूरा नहीं किया तो अब तेरे ऊपर दूसरा रूल लगाएंगे हम। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो पहला इंडियन ओरिजिन, सेकंड अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हो, आउटसाइड इंडिया जाते हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, भारत से रेजिडेंस हो और आप इंडिया से बाहर जाते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब भी हम मान लेंगे कि आपको सिर्फ 182 डेज ही कंप्लीट करना है। मान लो मैं जाता हूं बाहर जॉब के पर्पस के लिए, जब मैं जॉब के पर्पस के लिए गया, फिर मैं इंडिया आया अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ 180 दिन इंडिया में रहता हूं और फिर मैं चले जाता हूं मान लो बाहर, सपोज करो यूएसए चले जाता हूं नौकरी के लिए। तो अब मुझे इंडिया में अपनी कमाई पे टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? डिपेंड करेगा स्टेटस पे। और स्टेटस की अगर हम बात करें तो स्टेटस के अंदर 180 दिन ही मैंने कंप्लीट किए, तो गवर्नमेंट मुझसे ऐसा नहीं बोल सकती कि रुक जाओ हम दूसरा भी तुम्हारे ऊपर लगा के चेक करेंगे तब आपको जाने देंगे। ऐसे सिचुएशन में एक्सेप्शन केस है कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही चेक किया जाएगा, दूसरा नहीं किया जाएगा। तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या है? आपका क्रू मेंबर इन इंडियन शिप, अगर इंडियन शिप पे काम करते हो, शिप मतलब जहाज, अगर आप उसके क्रू मेंबर हो, क्योंकि इंडियन शिप पे देखा जाए तो शिप को चलाने वाला व्यक्ति कहलाता है कैप्टन और जो उस पर काम करते हैं उसको कहा जाता है क्रू मेंबर। तो अगर आप इंडियन शिप पे काम करते हो तो शिप का काम पता है कैसा है कि एक बार मान लो यूएस से गया तो 6-7 महीने बाद ही वापस आएगा, तो उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समुद्र में ही गुजरता है उसका। तो अगर ऐसा कोई क्रू मेंबर है इंडियन शिप पे काम करता है तो ऐसी सिचुएशन में 182 दिन वाला ही कंडीशन चेक होगा, दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है? यानी 3 एक्सेप्शन केसेस हो गया। इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है? कुछ पॉइंट्स। अगर आपको इंडिया में आने का वक्त और इंडिया से जाने का वक्त नहीं पता, अराइवल और डिपार्चर, देन आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? आप जिस दिन इंडिया में आए हो वो पूरा दिन इंडिया में माना जाएगा और जिस दिन इंडिया से बाहर जाओगे वो पूरा दिन आपका आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। ध्यान रखना आप, जिस दिन आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ, नोट है ये एक तरीके से,
नोट क्या है? अगर आपका अराइवल और डिपार्चर नहीं पता आपको, तो आप पूरे जिस दिन इंडिया में अराइवल है और जिस दिन इंडिया से जा रहे हो वो फुल डे माना जाएगा कि आप कहाँ हो, इंडिया में। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें कि आपको कंटिन्यूसली एक ही बार में 182 दिन नहीं रहना, आप टुकड़ों में भी रहोगे तो काउंट कर लेंगे। मान लो 10 दिन के लिए आया मैं जैन में, फिर फेब में आया 10 दिन के लिए, फिर मार्च में आया 10 दिन के लिए, तो आपका जो दिन काउंट होगा ना, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली भारत के अंदर रहना है, आप टुकड़ों में भी रह सकते हो। 2 पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आप इंडिया में एक ही प्लेस पे नहीं रहो, कहीं भी रह सकते हो। मान लो मैं 10 दिन रहता हूँ गोवा में, 5 दिन बेंगलोर में, तब भी मैं इंडिया में ही माना जाऊंगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है ना, कुछ एक पॉइंट्स। बाकी मैंने आपको जो स्टोर के अंदर नोट्स है, उस नोट सेक्शन में ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, वो सारी बातें मैंने लिख के दी है। आप उसको कॉपी जरूर करें और यहां से भी नोट करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसका, ठीक है। तो हमने देखा सर बेसिक कंडीशन क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल भी मुझे बताना। एग्जाम्पल मान लो रिक्की पॉन्टिंग ही ले लेते हैं हर जगह। चलो रिक्की पॉन्टिंग नहीं लेते, हम ले लेते हैं सुनीता विलियम्स या सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, अगर मान लेते हैं सुंदर पिचाई हर साल इंडिया में 100 दिन के लिए आता है, हर साल 100 दिन के लिए आता है इंडिया में सुंदर पिचाई हर साल। या फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, सुंदर पिचाई के जगह पे जॉन लिख देता हूं, ठीक है, जॉन। अब जॉन कौन है भाई? कहीं का भी होगा, हमें क्या लेना। हर दिन पिछले 10 सालों से 100 दिन के लिए आ रहा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर साल 100 दिनों के लिए आता है। तो अब मुझे जॉन जो है वो यूएसए का सिटीजन है, यूएसए में रहने वाला व्यक्ति है, इंडिया घूमने के लिए आता है 100 दिन के लिए, और इंडिया में पैदा वैदा भी नहीं हुआ वो। तो आप बताइए इसका स्टेटस क्या होगा? तो हम चेक करेंगे सबसे नंबर 1 में 182 डेज नहीं रहता। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि यूएसए का है तो दूसरा सिटीजन लगाएंगे। दूसरा भाई ये तो कंप्लीट कर रहा है और पिछले 3-4 सालों में 365 दिन, तो 1 2 3 4, तो 4 सालों में तो 400 दिन रह लिया ये। तो इसका मतलब इसे बोलेंगे तुम रेजिडेंट हो। तुम क्या हो? रेजिडेंट हो। चलिए, अगर आपका आंसर क्या अलग हो जाएगा अगर ये सुंदर पिचाई हो? सुंदर पिचाई हो सर, सुंदर पिचाई हो तो अलग आंसर से मतलब वो तो इंडियन ओरिजिन है, उसके दादा दादी हैं, तो इंडियन ओरिजिन है तो उसके लिए कौन सा कंडीशन लगेगा? सिर्फ 1 के केस में करंट ईयर में वो 100 दिन रहता है, जबकि कितने दिन रहना चाहिए? 182। क्या उसके ऊपर दूसरा केस अप्लाई करेंगे? सर नहीं कर सकते दूसरा केस अप्लाई। देन यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। समझे? छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं क्वेश्चंस भी करूंगा, लेकिन पहले सारा एक बार थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर ले, कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा था अभी रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल के बारे में मैंने इतनी सारी बातें करी। उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन पे आएंगे, फिर सीधा धड़ाधड़ सिर्फ क्वेश्चन ही करना है हमें, है ना। चलिए एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट रेज कर रहा हूँ इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एडिशनल कंडीशन। सर ये क्या है? एडिशनल कंडीशन में भी 2 गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। जैसे बेसिक कंडीशन 1 था, वैसे एडिशनल कंडीशन 1 और बेसिक एडिशनल कंडीशन 2। इसमें क्या बोला गया? एडिशनल कंडीशन 1 में बोला गया आपको लास्ट 10 ईयर में 2 टाइम रेजिडेंट होना पड़ेगा। 2 टाइम रेजिडेंट होना पड़ेगा। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे अभी समझते हैं।
2 टाइम इसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 कहता है पिछले 7 साल में, लास्ट 7 ईयर में आपको 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया ये कंडीशन, एक बार तो बता दिया। अब देखिए हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के हमारे स्टेटस रहते हैं। एक रहता है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ROR बोलूंगा। एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में NOR बोलूंगा। और एक होता है नॉन रेजिडेंट, इसको मैं सीधा NR बोल देता हूं, ठीक है ना। तो हमें एग्जामिनर को 3 पॉइंट्स में जवाब देना है, क्या वो ROR है, क्या वो NOR है, या वो N है, NR है, ठीक है ना। तो सर कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा लॉजिक देखिए, यहां समझिए, मैं यहां समझा देता हूं। अगर आपको ROR बनना है ना, तो आपको कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन प्लस दोनों एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन, बोथ एडिशनल कंडीशन। अगर आपने कोई भी एक बेसिक और दोनों एडिशनल सिचुएशन कंप्लीट कर दिया तो बोलेंगे आप क्या हो, ROR। NOR के लिए आप एक कोई भी बेसिक कंडीशन कंप्लीट करिए प्लस या कोई एक एडिशनल कंडीशन, एक एडिशनल कंडीशन, या फिर 0 एडिशनल कंडीशन। या तो आप कोई एक एडिशनल कंडीशन कंप्लीट कर दीजिए, या एडिशनल कंडीशन कोई भी कंप्लीट नहीं करते तब भी आपका स्टेटस रहेगा NOR, ठीक है ना, तब भी स्टेटस रहेगा आपका NOR, ठीक है। आगे NR, NR की अगर हम बात करें तो NR के केस में आपको 0 बेसिक कंडीशन पूरी करोगे तो एडिशनल की तो बात ही नहीं हो रही। 0 थोड़ा ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे, है ना, 0 बेसिक कंडीशन, OBC नहीं है ये, 0 बेसिक कंडीशन है तो कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरीके के होंगे, या तो आप ROR होगे, या NOR, या NR। ROR कब माने जाओगे आप बताओ, NOR कब माने जाओगे बताओ, और NR कब माने जाओगे? तो ROR तब माने जाएंगे जब हम कोई भी एक बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दें और दोनों एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करें तो क्या बनेंगे, ROR। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी पोर्शन बन रहा हूँ, फिर तो क्वेश्चन ही करना है। और NOR बनने के लिए आप कोई बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दो, कोई भी एक, उसके बाद एडिशनल का चाहे एक करो कोई फायदा नहीं, चाहे कोई मत करो कोई फायदा नहीं। यानी एडिशनल तो दोनों ही करना जरूरी है, एडिशनल दोनों ही करोगे तभी आप ROR हो सकते हो। सबसे पहले बेसिक चेक करेंगे, अगर मान लो बेसिक ही 0 किया आपने तब तो हम एडिशनल चेक ही नहीं करेंगे भाई, तब तो आप सीधा क्या होगे, NR। फिर से दोबारा मेरे साथ रिपीट करिए, एक गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, फिर से रिपीट करिए। एक है ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ROR बनने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन क्या कंप्लीट करता है और साथ के साथ दोनों एडिशनल कंडीशन। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, है ना। NOR के लिए क्या है, बेसिक कंडीशन कंप्लीट करिए और एडिशनल कंडीशन अगर एक भी कर देते हैं तो फायदा ही नहीं है, और 0 भी करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप NOR बन जाएंगे। फिर से एक गहरी सांस लीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, ROR की, सॉरी NR की। NR के केस में क्या होगा, कोई बेसिक कंडीशन कंप्लीट ही नहीं किया तब NR माने जाएंगे। समझ में आ गया? ये पूरे अच्छे से नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। नोट करिए।
डन। भाई नहीं नोट किया तो पॉज करके तो नोट कर ही लोगे, आप तो इतने समझदार हो।